अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इराक़ में अमेरिका की जानिब से किस तरह खून बहाया गया, किस तरह वहाँ पर मुसलमानों का ख़ास तौर पर खून बहाया गया, इसके ऊपर हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। ये उसकी दूसरी एपिसोड है। इससे पहले हमने बात की थी कि किस तरह तकरीबन 6 से अंदाज़े के मुताबिक 6 लाख से 24 लाख तक वहाँ पर लोग जो हैं वो उनकी जान गई और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसकी तबाही अलग से हुई। वो मुल्क कितना बैकवर्ड चला गया, कितना अरसा लगेगा वहाँ पर अमन को लाने में, ये इसके ऊपर दहाइयाँ नहीं तो बहुत ज़्यादा अरसा इसके ऊपर मज़ीद लग सकता है रिकवर करने में। किस तरीके से जो इल्ज़ाम आयद किया गया वो क्या था? इल्ज़ाम ये आयद किया गया इराक़ के ऊपर हमला करते हुए कि वहाँ पर मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन जो हैं उनकी प्रोडक्शन की जा रही है, वहाँ पर उनको क्रिएट करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और सद्दाम हुसैन के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया। लेकिन 2003 में जब ये हमला किया जाता है, उसके बाद जब ऑफिशली वहाँ पर इन्वेजन होती है, वहाँ पर लोगों को कत्लेआम किया जाता है, वहाँ पर जो आर्मी है उसको डिसमेंटल किया जाता है, इंटेलिजेंस जो नेटवर्क था उसको तबाह किया जाता है और उसके बाद तकरीबन 2003 में ही दिसंबर के 11 से 14 दिसंबर का ये बीच का ये वक्त था जब बाकायदा तौर पर सद्दाम हुसैन को गिरफ़्तार किया जाता है। उसके बाद 2004 में तकरीबन जनवरी के महीने में ये ऐलान किया जाता है कि जिस इल्ज़ाम की बुनियाद पर हमने ये हमला किया था वो इल्ज़ाम बेबुनियाद था और इसके ऊपर ऑफिशली अमेरिका की जानिब से भी तस्लीम किया गया और कांग्रेस में जो रिपोर्ट्स दी गई उसमें भी ये तस्लीम किया गया कि जिस बुनियाद को बनाकर उन्होंने ये हमला किया था वो बेबुनियाद था। अब यहाँ पर मामलात उस नहज पर पहुँच चुके थे जहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाही इराक़ में आ चुकी थी, वहाँ पर मामलात मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके थे। लेकिन अब यहाँ पर अपने रहने के जवाज़ को बरकरार रखने के लिए एक नया बयानिया बनाया गया कि डिक्टेटर था उसकी जानिब से कत्लेआम किया गया, बिहेडिंग्स की गई और बहुत सारे मामला इंसानी हकूक़ की वायलेशंस की जाती रहीं। और इसमें यहाँ पर ये बात ज़हन में रखें कि जो वहाँ पर आम लोगों का कत्लेआम किया गया उसके ऊपर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जानिब से कहा गया था कि हम जी यहाँ पर मौजूद तो हैं लेकिन यहाँ पर जो कत्लेआम किया जा रहा है, जहाँ पर जो तबाही वाले मामलात हैं उसका हम स्टैट नहीं रखना चाहते, हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं, हम तो वो चीज़ें देखेंगे जिस मकसद के लिए हम आए। अब ये वो वक्त था जब सद्दाम हुसैन को गिरफ़्तार किया गया, सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद जो बड़ी फोर्सेस थी, जो बड़ी रिटेलिएशन का जो सामना करना पड़ रहा था उसको डिसमेंटल कर दिया गया और अब मामलात वहाँ तक पहुँच चुके थे जहाँ पर छोटी छोटी फोर्सेस रिटेलिएट कर रही थी। इसमें सबसे बड़ी रिटेलिएशन जो की गई थी वो तकरीबन 2003 में अगस्त के महीने में 11 अगस्त को एक बड़ा ब्लास्ट किया गया था यूएन के एक सेटलमेंट में, जिसमें तकरीबन 20 से 22 लोग वहां पर मारे गए और यूएन का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसकी भी इसमें हलाकत होती है। तो ये सबसे बड़ी रिटेलिएशन थी। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आगे आई तो दिसंबर के महीने में पकड़ा गया सद्दाम हुसैन को, जनवरी में वहाँ पर ये ऐलान किया गया और उसके बाद तकरीबन अप्रैल के महीने में वहाँ पर रिटेलिएशन इस तरीके से आई कि जो बड़े जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग उन्होंने पकड़े और यूएन के कुछ लोगों को पकड़कर उनकी बिहेडिंग की गई और उनको सरेआम लटकाया गया ब्रिजेस के ऊपर और उसके बाद एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। रिटेलिएशन, सुसाइड बम्बिंग और इसके अलावा दीगर टारगेट किलिंग और वहाँ पर लोगों का बराह रास्त जाकर ख़ुद को उड़ाना, ये तमाम तर सिलसिला वहाँ पर शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जो बयानिया बनाया जा रहा था उस वक्त ये था कि यहाँ पर कत्लेआम किया जाता था लोगों का और ख़ास तौर पर शिया मुस्लिम जो फसादात थे उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इस तरह का बयानिया बनाया जाता था। अब इसके ऊपर जो आर्म्ड फोर्सेस थी, जो नेटो अफवाज थी, उनकी जानिब से अबू गरीब जेल के बारे में तकरीबन 2004 में 23 मई का वो वक्त था जिसमें रिपोर्ट सामने आती हैं जिसमें पता लगता है कि बगदाद के इलाके में अबू गरीब के नाम से एक सेटलमेंट थी जिसमें ऐसे कह लें कि एक वो इलाका था जहाँ पर जो बगदाद की जो फोर्सेस थी, जो इराक़ की फोर्सेस थी, उनकी जो एक सेटलमेंट थी वहाँ उस पर कब्ज़ा किया जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग जो आर्मी से रिलेटेड हैं, जहाँ पर या जो भी रिटेलिएट करने वाले लोग हैं, उनको वहाँ पर रखा जाता था और उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता था।
اور یہ تقریباً 1 سال سے جب سے یہ انویژن کی گئی اس کے بعد سے لے کر یہ تمام تر معاملات وہاں پر دیکھنے کو مل رہے تھے، لیکن آفیشلی یہ اس وقت یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کے اوپر نام نہاد ایک طرح کا کہا گیا کہ ہم نے اس کے اوپر کارروائی کی گئی ہے۔ ایون کہ جو چھوٹے سولجر تھے جو اس میں انوالو تھے ان کو سزائیں دی گئی، لیکن اس طرح کی سزا نہیں دی گئی جتنا بڑا ان کا جرم تھا، لیکن جو بڑے آفیسر تھے جو اس میں انوالو تھے ان کو یہاں سے ان کی خلاصی کر دی گئی، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور اس کے اوپر ابو غریب جیل میں کس طرح کے مظالم ڈھائے جاتے رہے، کس طرح سے وہاں پر لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا رہا، ٹارچر کس طرح کا کیا جاتا تھا، یہ بعد میں جب وکٹم سامنے آئے ان کی جانب سے کہا گیا اور سٹوریز سامنے آئی تو تب اس کے اوپر ایکشن لیا گیا اور انٹرنیشنل وار کرائمز میں اس کو کنسیڈر کیا گیا اور اس کے اوپر مزید کارروائی کی گئی، لیکن تب بھی اندر کھاتے اس کے اوپر جو ٹارچر کا سلسلہ تھا وہ اس جگہ سے منتقل کر کے اس کا مزید اور جگہوں پر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد القاعدہ کے جو عراق میں جو ایسے کہہ لیں کہ بانی تھے ابو مصعب زرقاوی، ان کی جانب سے ایک بزنس مین تھے، ان کا بزنس مین کا جو ہے سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا گیا اور اس کی باقاعدہ ویڈیو بنا کر اس کو سٹریم کیا گیا جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی اور ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہاں پر اس طریقے سے ظلم کیا جاتا تھا، اس طریقے سے معاملات کو خراب کیا جاتا تھا، اس لیے ایک جواز ہمارے پاس تھا کہ ہم یہاں پر حملہ کریں اور یہاں پر صدام حسین کے خلاف اور اس کی جو بروٹل فورسز ہیں سو کال بروٹل فورسز اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور اپنی مرضی کے قوانین وہ لے کر آ رہا تھا، اپنی مرضی کے مطابق وہ وہاں پر معاملات کو چلا رہا تھا، لیکن جس طریقے سے جس طرح الزامات لگا کر جس بڑے پیمانے پر وہاں تباہی مچائی گئی، جس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اس کو اس کے مقابلے میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد وہاں پر سب سے بڑی بیٹل جو ہے ستمبر میں یہ جنگ ہوتی ہے، فلوجہ بیٹل کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، جس میں تقریباً 40 سے 50 کے قریب نیٹو افواج کے جو سپاہی تھے، جو سولجر تھے وہ ہلاک ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس میں یہ تھا کہ تقریباً 1200 کے قریب وہاں پر ریٹیلیٹ کرنے والی فورسز کو ان کے جو لوگ تھے ان کا قتل کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی جنگ تھی جس کے بعد ایک ڈاؤن سائز آیا جو ریٹیلیشن تھی، فلوجہ کا وہ علاقہ تھا جس کے اوپر کہا جاتا تھا کہ اگر اس کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے تو ہمارے لیے وہاں پر سیٹلمنٹ کرنا، معاملات کو آگے لے کر چلنا وہ مزید آسان ہو جائے گا۔ اب آگے آ جائیں، تقریباً 2007 کا وہ ٹائم تھا جس میں ڈیموکریسی کو پہلی مرتبہ وہاں پر الیکشنز ہونے جا رہے تھے اور کہا جا رہا تھا ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں ڈیموکریسی ایک اچھا نظام ہوگا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ ڈیوائیڈ ہے جس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ اسرائیل کا گریٹر پلان کیا تھا۔ اسرائیل کے گریٹر پلان میں جو ایک چیزیں تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا عراق کو، تو اس میں یہ تھا کہ جو اگر ان کی ایتھنیسٹی کی بات کریں، پاپولیشن کی بات کریں تو تقریباً 80% یہاں پر شیعہ مسلم ہیں اور 20% سنی مسلم ہیں، اور ساتھ میں عراقی کرد جو ہیں ان کی بھی ایک کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ تو جو ایک ڈیوائزڈ پلان تھا، جو پلاننگ گریٹر پلان میں جو اسرائیل کے آتا ہے اس میں یہ تھا کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک سٹیٹ ہوگی شیعہ کی، ایک مسلمز کی ہوگی اور ایک کرد مسلم جو ہیں ان کی ہوگی۔ اور اس کا بعد میں جب یہ انتخابات ہوئے اور یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پر ایک طرف شیعہ مسلم تھے اور ایک طرف سنی مسلم تھے اور ایک دوسرے کو ایکیوز کرتے تھے، اور جب اس کی کوریج کی جاتی تھی تو اس میں یہ الزام عائد کیا جاتا تھا کہ بروٹل اٹیکس کیے جاتے ہیں، ایکسٹریمسٹ جو سنی ایکسٹریمسٹ ہیں ان کی جانب سے شیعہ ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے اوپر اٹیک کیے گئے اور ایک دوسرے کے خلاف یہ نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور وہ ڈویژن، وہ پلان جو کہ اسرائیل لے کے چلنا چاہ رہا تھا، امریکہ کو اس میں استعمال کیا گیا اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ڈویژن جو ایک پلان تھا وہ پلان ہمیں کامیاب ہوتا اس میں وہ نظر آئے۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید
जो इसमें डेवलपमेंट्स हुई, जो इसमें प्लान था एक अमेरिका का, इजराइल का जो प्लान था, किस तरीके से सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया और किस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि यहाँ पर इंसानी हुकूक की जो वायलेशंस की जा रही थी उनका अगर कंपैरिजन किया जाए, जो अमेरिका ने वहाँ पर ब्लडशेड किया उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं था। तो आप देखेंगे कि वस्त ममालिक जो हैं, अरब वर्ल्ड जो है, इसमें जहाँ जहाँ भी मुसलमान मुश्किलात में हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें उस तरफ मामलात जा रहे हैं जहाँ पर इजराइल प्लान करके लेकर चलना चाह रहा है, जहाँ पर अमेरिका का प्लान है, जहाँ पर ना तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाता है, वहाँ पर फोर्सेस को डिसमेंटल किया जाता है, वहाँ की जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ सेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है और फ़िरका वाराना बुनियाद के ऊपर ये मामलात को आगे लेकर जाएंगे और मज़ीद नई स्टेट्स यहाँ से उभरेंगी। अगरचे अभी सऊदी अरब की जानिब से इसके ऊपर इक़दाम किए जा रहे हैं और ऐलान ये किया जा रहा है कि यहाँ पर मामलात को बेहतर किया जाएगा, लेकिन सऊदी अरब के जो अपने हालात हैं उनमें भी नज़र नहीं आता कि आने वाले वक्त में ये इसमें मज़ीद कोई अच्छाई का बायस बन सकेंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद क्या हुआ, इसमें किस तरीके से वहाँ पर सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया, किस तरीके से वहाँ उसके बाद अमेरिका दोबारा एक मरतबा इनकला के बाद दोबारा से उन्होंने अपनी फोर्सेस को वापस लेके आए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से ये मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में ये अटैक्स किए गए, हमलावर हुए और उसके बाद अभी जब वो हमला किया गया था उस वक्त बयानिया क्या था और उसके बाद जब वो वहाँ से छोड़ कर गए तब बयानिया क्या था और आज हालात हाजरा में क्या बयानिया अपनाया जाता है, यहाँ के लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, यहाँ पर हुकूमतों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आपको आगाह करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।